जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। तेजस सीरीज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं वीनस जैन, फिजिक्स एक्सपर्ट, आपके लिए लेकर आया हूं इसी श्रृंखला में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अगर आप एक जेईई एडवांस की ट्रू एस्पिरेंट है तो ये सीरीज आपके लिए भैया बहुत ज्यादा काम की है। आई होप अभी तक आप इसको खूब एंजॉय कर रहे हैं और आगे भी इसे करते रहेंगे। चलिए तो समय को ना बर्बाद करते हुए सीधे हम आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। Paraxial rays are incident on a convex lens of focal length f. Now, the lens starts oscillating by a small angle theta on either side of y-axis. Then find the distance between the extreme positions of the image. Assume theta to be small. क्या दे रखा है? लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस लिखा है। यहां से रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब समझना ध्यान से एक चीज, हमें एक चीज पता है कि जब भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और अगर मैं रेज को पैराक्सियल मानता हूं तो वो कहां से पास होती है? वो सब की सब फोकस से पास होती है। तो आप देख सकते हो जितनी भी रेज है वो कहां से पास हो रही है? फोकस है। इसका मतलब जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है। ठीक बात है। लेकिन यहां पे क्या किया? यहां पे अपन ने थोड़ा सा इसको घुमा दिया, ऑसिलेट करा दिया। ये जो अपना लेंस है, लेंस ऑसिलेट कर रहा है। ठीक बात। एक बात और समझो, अगर मान लीजिए कि जो पैराक्सियल रेज है वो किसी एंगल पे आ रही होती, अभी क्या हो रहा है? पैरेलल आ रही है, लेकिन अगर ये किसी एंगल पे आ रही होती तो क्या इमेज फोकस पे बनती? इमेज बनती है फोकल प्लेन में। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है और रेज इस बार किसी एंगल पे आ रही है, तो जो इमेज बनती है वो फोकल प्लेन में बनती है। यहां पे अगर मैं एक प्लेन बनाऊं ऐसे, ये दिख रहा है आपको प्लेन, ये फोकल प्लेन, तो इमेज हमारी कहां बनती है? फोकल प्लेन में। और इमेज कहां बनती है? जहां पर रिफ्रैक्टेड रेस कहां मीट करती है। ठीक बात। चलिए, तो अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। अब देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? ये एफ के बराबर है, फोकस के बराबर है, फोकल लेंथ जिसको बोलते हैं। और ये भी अपनी क्या है? फोकल लेंथ है। ठीक है, अब अपने प्रश्न पे चलते हैं। यहां क्या हो रहा है? मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इस लेंस को एक लाइन से ड्रॉ किया है। ठीक, चलिए अब ध्यान समझना, ये लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे। अगर मैं लेंस को थीटा घुमाऊं तो क्या जो मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी थीटा घूम जाएगी? ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, करेक्ट। अच्छा, ये पॉइंट मेरा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक बात है। चलिए, मैंने इसको घुमाया थीटा। जैसे ही मैंने इसको थीटा घुमाया, अब देखो इंसिडेंट रे को कुछ नहीं किया। इंसिडेंट रे तो अभी भी ऐसे ही आ रही है, ध्यान समझना, इंसिडेंट रे अभी भी ऐसे ही आ रही है। ठीक, सोचो ध्यान से, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है क्या वो सीधी निकल जाती है? करेक्ट। अच्छा, लेकिन ये जो ऊपर वाली रेज है, ये रे अब क्या होगी? ये रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, अब एक बात तो साफ है अपने को कि ये जहां भी रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और वहीं पे इमेज बनेगी। करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज तो भैया यहीं बनना है, इस लाइन के ऊपर ही। करेक्ट। दो रेज इंटरसेक्ट करेगी, उसमें सोचो एक रे तो ऑलरेडी फिक्स हो गई कि एक रे तो सीधी ही जानी है, तो बाकी सब जो रेज आएगी वो किसी एक पॉइंट पे ही आने वाली है। ये बात अपने को 100% क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको और थोड़ा सा और डिटेल में समझाते हैं। मान लीजिए कि जब लेंस मेरा थीटा एंगल पे टर्न किया तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, क्या ये वाली जो डिस्टेंस है ये मेरी फोकल लेंथ है ना। चलो, तो मैंने देखा कि रेज कहां कन्वर्ज हुई? एक पॉइंट पे, और इमेज जो बनी वो फोकल प्लेन में बनी है, और मैंने यहां पे एक लाइन खींच दी। बेसिकली ये पूरा प्लेन है जो अपना फोकल प्लेन शो कर रहा है। ठीक, ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस एफ के बराबर है, इसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। करेक्ट। अब देखिए, ये एंगल 90 है, ध्यान समझना, ये एंगल 90, ये एफ, इसको जेड बोल देते हैं। कैन आई राइट जेड कॉस थीटा इक्वल टू एफ? तो z की जो वैल्यू आ गई वो आ गई एफ सीकेंट थीटा। इसका मतलब जो इमेज बनी है वो कहां बनी है? एफ सीकेंट थीटा, एफ से थोड़ी सी आगे बनी है। बेसिकली ये डिस्टेंस है, एफ यहां कहीं होगा तो इससे थोड़ी सी आगे बनी है, एफ सीकेंट थीटा। ठीक, चलिए अब मैंने क्या किया? अब मैंने इसको दूसरी तरफ घुमाया। अगर मैं लेंस को इस तरफ घुमाता बाय स्मॉल एंगल थीटा, स्मॉल एंगल थीटा, अब क्या हो रहा है ये सोचना पड़ेगा अपने को। ध्यान से देखो, अभी भी बहुत सारी रेज आएगी ऐसे ऐसे ऐसे,
लेकिन जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर निकल के आएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और वो सीधी निकल जाएगी। इसका मतलब ये है कि वही लॉजिक यूज करके इस बार जो इमेज बनेगी वो भी इसी लाइन पे बनने वाली है, व्हाइट वाली लाइन पे। ठीक, चलिए अपन देखते हैं। यहां से रे आई, सबकी सब कन्वर्ज हो गई एक पॉइंट पे, यहां पे अपनी इमेज बन गई। और इमेज कहां बनती? फोकल प्लेन में, तो मैंने ये फोकल प्लेन बना लिया। ठीक है, डिस्टेंस तो आपको पता ही, यहां से यहां तक की डिस्टेंस एफ ही होगी, डिस्टेंस में कुछ चेंज नहीं होना, ये डिस्टेंस एफ है। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री। क्या सेम लॉजिक से मैं बोल सकता हूं कि ये भी जेड ही होगा, जो कि जेड की वैल्यू होगी एफ सीकेंट थीटा? इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं यहां पे। जब मेरा कॉन्वेक्स लेंस एकदम वर्टिकल था, ऐसा है ना, तो इमेज कहां बन रही थी? इमेज बन रही थी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसको अपन बोलते हैं फोकस। जब मैंने इसको थीटा एंगल घुमाया तो मेरी इमेज कहां चली गई? एफ सीकेंट थीटा पे। जब ये वापस सीधा आएगा लेंस तो वापस इमेज कहां आ जाएगी? फोकस पे। और जब मैंने इसको थीटा एंगल पीछे की तरफ घुमाया तब इमेज वापस एफ सीकेंट थीटा बनी, मतलब इमेज उधर ही बनी है। ये बात क्लियर हुई? यही इस प्रॉब्लम का पूरा क्रक्स है भैया। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। पूछा क्या है अपने से? आपसे पूछा गया है कि जो एक्सट्रीम पोजीशन है इमेज की, उन दोनों के बीच की दूरी बताओ। ठीक, एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी बना देते। सोचो, जब लेंस सीधा होगा ऐसे तो इमेज बन रही है एफ पे, अदरवाइज बन रही है एफ सीकेंट थीटा पे। ठीक है, तो अगर मैं पोजीशन को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिफरेंस। तो इमेज बनने वाली जो है ना, ये हो जाएगा एफ सीकेंट थीटा माइनस एफ। करेक्ट, एफ सीकेंट थीटा को लिख दिया मैंने 1 कॉस थीटा माइनस 1। तो ये हो गया मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। अगर आपने ऑप्शंस देखे हो तो सारे ऑप्शन थीटा के टर्म्स में थे, है ना, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं आ रहा था इसमें। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने को स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक बात, चलिए ध्यान समझें। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, समझना ध्यान से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, इसका मतलब हमको क्या यूज करना है? 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक, अब यहां पे क्या बचा मेरे पास? 1 माइनस कॉस थीटा को रख दिया मैंने डायरेक्ट अपॉन कॉस थीटा एज इट इज चल रहा है, अपॉन कॉस थीटा एज इट इज, अपॉन कॉस थीटा, ये मेरे पास आ गया इंटू एफ। ठीक, चलिए अब वी नो दैट साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है, थीटा टेंड्स टू 0 स्मॉल एंगल के लिए। साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? सिर्फ थीटा। ठीक बात है, अच्छा तो ये हो गया मेरे पास f2, इसको ये साइन स्क्वायर थीटा है तो मैं लिख देता हूं थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना, ये थीटा बाई 2 था तो इसका होल स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाय। अब देखो क्योंकि थीटा टेंड्स टू 0 है तो कॉस थीटा को मैं 1 लिख देता हूं, है ना, ये हो गया मेरा 1। तो देखो आंसर कितना है मेरा, f इंटू थीटा स्क्वायर बाई 2। आई होप आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी और आपका आंसर भी मैच कर रहा होगा। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, अ होल इज मेड एट द सेंटर such that the radius of the hole is half of the radius of the lens. There is a point source at a distance 45 centimeter from the wall. Lens can be placed at a distance of alpha or beta from the light source in order to get single circular illuminated bright spot on the wall with a sharp edge. ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। कई बार क्या होता है आपको समझना पड़ता है कि क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है, किससे हमारे आंसर पे, सॉल्यूशन पे, मेथड पे फर्क पड़ सकता है। चलो पूछा आपसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दो। ध्यान समझना क्या चीज है ये अपने को लेंस दे रखा है ना, ऐसा मान लो कि ये लेंस है और बीच में कुछ सर्कुलर पार्ट कटा हुआ है, तो मैं अगर साइड व्यू दिखाऊंगा आपको तो मैंने इसको ये ऐसा बता दिया है ना कि यहाँ से बीच में कट है। ठीक बात,
ये डिस्टेंस दे रखी है अपने को 45 सेंटीमीटर। अपने से पूछा है कि भैया जो सोर्स से एक सिंगल सेगमेंटेड ब्राइट स्पॉट बन रहा है। ठीक, चलो समझते हैं कि क्या हो रहा होगा। मुझे पता है ये सोर्स से लाइट हर दिशा में चल रही होगी। अब हमें कौन सी लेना है रेज जो कि स्क्रीन की तरफ जा रही है। ठीक है, तो मैं बहुत सारी रेज ले लेता हूं, ऐसे 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 ऐसे। देखो ध्यान से, ये जो रेज है ये तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन यहां पर जो रेज आ रही है वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होके वापस स्क्रीन की तरफ आएगी। ठीक, अब ध्यान से देखो, जहां पर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है मतलब बीच वाले होल वाले एरिया में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ पे एक बढ़िया सा सर्कुलर स्पॉट मिल जाएगा स्क्रीन पे, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी कि ब्राइट इल्यूमिनेटेड स्पॉट चाहिए जिसकी शार्प एज हो, शार्प एज। अब सोचो ये जो रेज है, ये रेज यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहीं भी जा सकती है, यहां कहीं भी जा सकती है, ऐसे करेक्ट। लेकिन वो चाहते हैं कि ये जो सर्कल बन रहा है इसकी एज बिल्कुल शार्प होना चाहिए। अगर शार्प एज चाहिए, इसका मतलब ये जो लास्ट वाली रे है, यहां से बताता हूं मैं, ये जो लास्ट वाली रे है यहां से रिफ्रैक्ट होके अगर ये इसकी एक्सट्रीम रे से जो रे जा रही है इसके पॉइंट से अगर मैच कर गई, तो यहां पे जो ब्राइट स्पॉट दिखने वाला है उसकी जो आउटर सरफेस दिखेगी, है ना, जो एज दिखेगी सर्कल की, वो बिल्कुल एकदम शार्प दिखेगी। ठीक बात है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो रे है यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये यहां जाना चाहिए इस पॉइंट पे। ठीक है, और मुझे पता है कि जब ये यहां से आएगी तो उसको मैं आगे एक्सटेंड करके बना सकता हूं, तो जो इमेज बनने वाली है वो कुछ यहां बन रही होगी। क्या जिस समझ में आ गया क्या करना है अपने को? चलो इसको थोड़े से अच्छे रे डायग्राम से समझते हैं अपन। ये रे अपनी ऐसे चल रही है, मुझे एक सर्कुलर स्पॉट तो यहाँ मिल जाएगा, लेकिन मुझे एकदम कैसा चाहिए, बढ़िया इल्यूमिनेटेड डार्क, इल्यूमिनेटेड ब्राइट, सॉरी ब्राइट चाहिए, इल्यूमिनेटेड चाहिए, और जिसकी बाउंड्री है वो एकदम कैसे चाहिए, शानदार चाहिए, है ना, फैली हुई नहीं चाहिए, शार्प चाहिए। ठीक, तो ये जो रेज है वो इस तरह से जाएगी, है ना। अब मैं बीच वाली रेज इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये मान लो इमेज यहां बन रही है इसकी, तो जो बीच में निकल के जाएगी उसकी इमेज ऑब्वियसली यहां बनना है, इधर कहीं इसी पॉइंट पे, तो ये कहीं बीच में से ही पास होगी ना। इसके और नीचे से लूंगा तो ये भी बीच में से पास होगी। थोड़ा सा गलत बन गया, इसको ऐसे बना लेते हैं, ये है ना। तो इनकी चिंता नहीं करना है अपने को, अपन ने एक्सट्रीम कंडीशंस देख ली तो अपन भैया मुक्त हो गए, अपना सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक, चलो अब समझते हैं। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया मैंने, यहां पर इस पॉइंट पे क्या बन गई, मेरी इमेज बनी। मैंने ये ले लिया कि ये डिस्टेंस u है और ये डिस्टेंस v है, करेक्ट। चलिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, u और v में रिलेशन निकाल लेते हैं। कैसे? मुझे फोकल लेंथ दे रखा है, देखिए आप क्वेश्चन में फोकल लेंथ अपने को दे रखा है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्योंकि 20 सेंटीमीटर है, आई कैन राइट 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, सब कुछ साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे, बहुत बढ़िया आंसर निकाल के लाएंगे। आप देखो ध्यान से, जिस डायरेक्शन में रेस चलती है उसको अपन पॉजिटिव मानते हैं, मतलब यहाँ पे अगर मैं ओरिजिन कंसिडर कर रहा हूँ तो राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, लेफ्ट वाली नेगेटिव, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको मैं माइनस पुट करूंगा, तो 1/v माइनस इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या होता है पॉजिटिव, तो ये लिख दिया मैंने +20। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो कितना हो गया मेरा 1/v इक्वल्स टू 1/20, इधर जाके माइनस हो गया, ये हो गया मेरे पास v की वैल्यू आ गई 20 इंटू यू अपॉन u माइनस 20। तो v और u में अपन ने रिलेशन निकाल लिया, पहला रिलेशन। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है, ना तो मुझे u पता है ना मुझे v पता है, मुझे a पता है, यहां से ऑब्जेक्ट से स्क्रीन तक की दूरी पता है। ठीक बात है, ऑब्जेक्ट से स्क्रीन तक की दूरी हमें पता है। मैं क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखा है कि ये जो होल है, रेडियस ऑफ द होल इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द लेंस। अच्छा, तो मैं एक बार और डायग्राम बनाता हूं फिर से, ध्यान से देखना। ये जो बेसिकली डिस्टेंस है ये अपना रेडियस ऑफ द होल है? तो अगर मैं इसको a बोल देता हूं तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये अपने को 2a है, ऐसा दे रखा है। ठीक,
अब समझो यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने कंसिडर करी है u, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस अपने को पता है v, करेक्ट। टोटल डिस्टेंस अपने को क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी? 45। क्या मैं लिख दूं उसको, ये डिस्टेंस जो हो जाएगी 45 माइनस u हो जाएगी। अब मैं सिर्फ डिस्टेंस में खेलूंगा, है ना, अपन ज्योमेट्री लगाएंगे, मैथमेटिक्स लगाएंगे थोड़ी सी, और उसको सॉल्व करेंगे, बाकी इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है। चलो सबसे पहले मैं काम करता हूं, मैं ट्रायंगल कंसिडर करता हूं। कौन कौन सा ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूं समझना, ये ओ दे दिया, इसका नाम रख रहा हूं मैं ए, इसको नाम दे रहा हूं मैं बी। ओ ए बी ट्रायंगल कंसिडर कर लिया, ठीक है। अगर मैं ओ ए बी ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूं, और एक नाम और दे देते हैं इसको अपन, ये बोल देते हैं पी, ये क्यू, ये आर, ठीक। अब सोचो, अगर मैं ये ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूं, इसके अंदर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल ओ ए बी, एक ये ट्रायंगल ओ आर क्यू, ठीक है। अब मैं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाता हूं। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहती है ए बी डिवाइडेड बाय स्मॉल ए, दिस अपॉन दिस, इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ओबी, ओबी की डिस्टेंस कितनी है? ओबी की डिस्टेंस 45, क्वेश्चन में गिवन है अपने को, ठीक है। सिर्फ डिस्टेंस रखेंगे अपन, 45 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस ओ आर कितना है? यू के बराबर, ठीक। अब मैं एक ट्रायंगल और कंसिडर करता हूं, कौन सा वाला? अपन ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ये, इसका भी नाम दे देते हैं, ये जगह P एज इट इज गिवन है। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि विजिबिलिटी बढ़िया हो। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें पता है, इसका नाम R है, इसको नाम दे देते हैं कुछ I, ठीक है। तो ये हुआ, ये डिस्टेंस V है ना। ये जो बची हुई डिस्टेंस है ये 45 माइनस U है, ये हमने कैलकुलेट कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें लगाता हूं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे अपन? आई आर पी और आई ए बी, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरे पास ए बी, ध्यान से देखना, ए बी डिवाइडेड बाय आर पी, ए बी डिवाइडेड बाय आर पी की वैल्यू कितनी है? 2 है, डिवाइडेड इक्वल टू आई बी, दैट इज इक्वल्स टू आई बी, मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं है, अभी कैलकुलेट करेंगे अपन। आई बी और ये कितना हुआ? डिवाइडेड बाय आई आर को मैंने रखा वी, ठीक। चलो अब जल्दी से अपन आई बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। टोटल डिस्टेंस वी, ये डिस्टेंस 45 माइनस यू, क्या मैं इसको लिख दूं v माइनस 45 माइनस यू डिवाइडेड बाय वी। इसको इधर ले आते हैं, ए बी डिवाइडेड बाय 2a इक्वल टू v प्लस यू माइनस 45 डिवाइडेड बाय v, करेक्ट। अब देखो ये ए बी बाय ए है, ये ए बी बाय 2a है। एक काम करता हूं, मैं इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, है आपकी इजाजत से मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं इधर, तो ये मेरा 2 यहां आ गया, एक स्टेप मैंने बचा ली, ठीक। चलिए इतना क्लियर। अब देखो ध्यान समझो, नाउ वी कैन सी दोनों के एलएचएस सेम है, एलएचएस सेम है तो अपन आरएचएस भी कंपेयर कर सकते हैं, राइट। चलिए तो आरएचएस कंपेयर करते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास 45 अपॉन यू इज इक्वल टू, यहां पे क्या है, v प्लस यू माइनस 45 डिवाइडेड बाय v इंटू 2, ठीक है। तो यहां इंटू 2 है, मैं इसको यहां ले जाता हूं अभी के लिए, ठीक। चलिए अब ध्यान समझो, इस v को भी मैं इधर ले जा रहा हूं, तो ये यहाँ पे 45v, तो यहां से मैं इसको हटा देता हूं, ठीक। अब मेरे पास v और u में रिलेशन है, यहां पर मैं एक काम करता हूं, सबसे पहला रिलेशन मैंने v और u में ही निकाला था। क्या निकाला था? v की वैल्यू निकाली थी मैंने 20u अपॉन u माइनस 20, देखिए ध्यान से, 20u अपॉन u माइनस 20, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वहां पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 20u अपॉन u माइनस 20 प्लस u माइनस 45 बाई 2u, और v की जगह पुट कर रहा हूं मैं 20u अपॉन u माइनस 20। तो आप देख सकते हो u से u कट गया, 2 से ये कट गया, ये बचा मेरे पास 450 इज अपॉन u माइनस 20 इक्वल टू 20u प्लस u माइनस 45 इंटू u माइनस 20, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा u माइनस 20, देखो दो ही तरफ से कट गया, ठीक। क्या बचा मेरे पास? 450 इज इक्वल्स टू 20u प्लस u स्क्वायर माइनस
45 इंटू 20 माइनस माइनस प्लस, और ये 45 और 20 65 माइनस 65 u, तो यहाँ पे आ चुका है मेरे पास u स्क्वायर, 65 ये है माइनस का, ये प्लस का 20 है, तो माइनस 45 u, इधर प्लस 900 है, इधर 450 है, तो यहाँ पे प्लस 450 बचेगा, है ना। ये हो गया मेरे पास u स्क्वायर, रूट्स निकाल लेते हैं फटाफट, ये हो जाएगा 30, 15 इंटू 3, है ना, ये हो जाएगा माइनस 30u माइनस 15u प्लस 450, तो u कॉमन, u माइनस 30 माइनस 15 u माइनस 30, मतलब मेरे पास u की दो वैल्यू आ चुकी है, u की दो वैल्यू आ गई है ना। एक तो आएगा u माइनस 15 u माइनस 30 इक्वल टू 0, तो u की 15 वैल्यू भी आई है और 30 भी आई है। और आप देखो क्वेश्चन में दे रखा था एक को अल्फा मानना है और एक को बीटा मानना है, और पूछा क्या है हमसे, पूछा है हमसे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दो। ठीक बात है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल देते हैं, यही पूछा, देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो 15 30, मेरा आंसर आ जाएगा 45। यूनिट देख लीजिए आप, इसका सब चीज सेंटीमीटर में है, तो मेरा आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, आई होप ये आपको प्रॉब्लम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। चलिए देखते हैं अगले सवाल। A man standing on the edge of pond looks at a fish at a depth h. At what distance from the surface of water is the image of the fish formed if the vision makes an angle r with the normal to the surface? देखिए बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम, बहुत ही रियलिस्टिक प्रॉब्लम। क्या है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और जो ऑब्जर्वर है वो कहीं बाहर खड़ा है ना, उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने को दे रखा है आर, या आर को मैं बोल रहा हूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अभी के लिए। ठीक है, अब समझो क्या होता है कि जनरल जो फॉर्मूला हम देखते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट रेयरर से डेंसर मीडियम में देखते हैं या डेंसर से रेयरर में देखते हैं, तो हम एपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में रिलेशन निकालते हैं, करेक्ट। लेकिन उसमें कंडीशन मान के चलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस की, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत छोटे मानते हैं। बट रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप सोचो, आप एक पॉन्ड है, एक वाटर बॉडी है या रिवर है, तो आप रिवर, अगर आपको मछली देखना है तो आप रिवर के ऊपर चढ़ के या मछली के ऊपर खड़े होकर थोड़ी देख सकते हो, आप तो साइड से ही देखोगे, बैंक से या साइड से, है। तो बेसिकली ये वही प्रॉब्लम है। आप देखो यहाँ पर मैंने इसको एक ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट किया है, ये अपना ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज बोल देता हूं मैं इसको आई। ठीक है, इसको मैंने इमेज बोल दिया। अब समझना ध्यान से बिल्कुल, ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में बोल रहा हूं आर, और यहां से रे निकल के जा रही है बाहर। ठीक है, अब सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाते हैं। जब मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं, ध्यान समझना, तो यू कैन राइट म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेते हैं अभी, म्यू इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू, इसका एयर का 1 इंटू साइन आर। तो साइन आई की वैल्यू होगी अपने पास साइन आर बाय म्यू, करेक्ट। ठीक है, इतना बात क्लियर है अपने को। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए एक बढ़िया डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ये अपना ऑब्जेक्ट, ये अपनी इमेज। ठीक है, अब यहां से इंसिडेंट रे चली, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई, ये आई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। चलो अब मुझे एक रे और कंसिडर करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं सेकंड रे कंसिडर करता हूं। ध्यान समझना, मैंने एक रे ली ऐसे, मैंने थोड़ा सा एंगल बढ़ाया, बिल्कुल जरा सा। एक्चुअली में ये जो रे है ये यहां से पास हो रही है, इतने पास से, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आपको समझाने के लिए ये दूर बनाया गया है, बट ये बहुत ज्यादा नजदीक है ना। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा आई प्लस डी आई बोल दिया मैंने, तो रिफ्रैक्शन जो हो जाएगा वो ऑब्वियसली आर प्लस डी आर होगा, कुछ ज्यादा होगा, करेक्ट। अगर ये आई प्लस डी आई है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं कि ये आई प्लस डी आई ये भी होगा, और ये जो छोटा सा एंगल अपने को दिख रहा है ये डी आई होगा। ठीक, चलिए अब मैं इस रे को अगर एक्सटेंड करूं पीछे, तो ये यहां पे ऑब्वियसली बात है कि इमेज पॉइंट पे ही बनेगी। क्लियर? ये आर, तो ये आर, सिमिलरली ये अपना आ जाएगा डी आर। जैसे ये आया है वही सिमेट्री लगी है, बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल। चलिए अब ध्यान समझना,
अब हम क्या करेंगे, मुझे h और h डैश में, या मैं यूं कहूं, ये h अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को बोलूं और h डैश अगर इमेज को बोलूं, तो h और h डैश में मुझे रिलेशन चाहिए, और रिलेशन के लिए मुझे कहीं ना कहीं ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। अब सोचो, मैं इन सबको नाम दे देता हूं पहले, ठीक है, इन सबको कुछ कुछ नाम दे देते हैं अपन, ए बी सी डी, जहां जहां जरूरत पड़ेगी अपन देते आएंगे नाम, ये ओ दे ही रखा है मैंने, ठीक। चलो सबसे पहले मैं एक डायग्राम और ड्रॉ करता हूं आपको। अब समझना मैं क्या कर रहा हूं, मैं बी और सी, ये जो बी और सी है इस लेंथ को मैं x मान रहा हूं, और मैं हाइट को x के टर्म्स में लिखूंगा और h को भी x के टर्म्स में लिखूंगा, h डैश को और h को x के टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, फिर दोनों को इक्वेट करूंगा ताकि रिलेशन मिल जाए। ठीक बात, मेरा गोल समझ गए आप क्या करना है। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, अगर मैं इसको h बोलूं, हाइट है ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ध्यान समझो ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस है I। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ध्यान समझेंगे ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये हाइपोटेनियस, ये अपना हो जाएगा बेस, करेक्ट। कैन आई राइट h बाय कॉस आई, है ना, क्योंकि अगर मुझे पता है ये अगर ये हाइपोटेनियस को अगर मैं z मान लेता तो z cos थीटा क्या होता है, h के बराबर, तो z cos थीटा अगर h के बराबर आ गया तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, h बाय कॉस आई। यहां से यहां तक क्लियर है, इसको मैं नाम दे रहा हूं BO की लेंथ कितनी आ गई, h बाय कॉस आई, ठीक। अब देखो मुझे ये लेंथ चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ऐसे टक 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 परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ध्यान समझो ये 90 डिग्री, ये एंगल मुझे ऑलरेडी पता है DI, करेक्ट। अगर ये एंगल DI है, ये हमारा बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, इस बार हाइपोटेनस की वैल्यू पता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, h cos थीटा, इसको नाम दे देते हैं कुछ q। सो जो BQ की वैल्यू आएगी, BQ हमारा आ जाएगा, ध्यान समझना, दिस कंपोनेंट z, ये अपना cos थीटा कंपोनेंट, ये sin थीटा कंपोनेंट। सो जो BQ की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, BQ की वैल्यू आ रही है h बाय cos i इंटू साइन DI, करेक्ट। ने मैंने निकाल लिया, BQ निकाल लिया। अब समझो ध्यान से, ये एंगल I, ये एंगल DI, ये एंगल अपना I प्लस DI, करेक्ट। अब ध्यान समझना, क्योंकि ये एंगल बहुत ज्यादा छोटा है ना, ये जो DI है बिल्कुल मैंने पास में ही कंसिडर किया है, बहुत पास में कंसिडर करना पड़ेगा मेरे को कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा मैं। तो ये एंगल को मैं मान लेता हूं ये लगभग I के बराबर है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो गया, I। अब देखो ध्यान से, ठीक है, यहां पर ये ट्रायंगल बना, इसको ट्रायंगल को नाम दे देते हैं अपन BCQ। BCQ ट्रायंगल में मुझे x की वैल्यू निकालना है, करेक्ट। x क्या है बेसिकली, x मेरा हाइपोटेनस है और बेस की वैल्यू मुझे पता है, इसका मतलब x cos i इक्वल टू BQ, तो x इक्वल टू BQ बाय cos i, BQ बाय cos i, ठीक है। अब यहां पे जो अप्रोक्सीमेशन है ये अपने को लेना पड़ता है ना, बहुत छोटा है। चलो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास BQ देखो कितना है, h इंटू साइन DI डिवाइडेड बाय cos i डिवाइडेड बाय cos i, इसको लिख देते हैं cos स्क्वायर i, h अपॉन cos स्क्वायर i इंटू में आ गया साइन DI, ठीक है। मैंने x की वैल्यू निकाल ली। बाय सिमेट्री कहना से h डैश की जो वैल्यू होगी वो भी जहां जहां I था वहां वहां R रिप्लेस कर दो, बाकी सब कुछ सेम है। जी हाँ बिल्कुल भैया कर सकते हो वैसे, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले आता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये ट्रायंगल पूरा सॉल्व कर लिया, अब सिमेट्री से ये वाला ट्रायंगल पे अपन सॉल्व कर लेंगे, और क्योंकि दोनों में सिमेट्री लगाई है मैंने, तो क्या कर लूंगा, x की जो वैल्यू है वो मैं h डैश साइन dr डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर r, और वही मैंने लिखा है h साइन
DI अपॉन cos स्क्वायर I। ठीक बात है ना? चलो अब ध्यान समझना। सबसे पहले मैंने एक रिलेशन यूज किया था, कौन सा? स्नेल्स लॉ वाला। स्नेल्स लॉ में मैंने लिखा था म्यू इंटू साइन आई इक्वल टू साइन आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी आई डी आर है इस फॉर्मेट में, है ना? और ये जो एंगल है ये बहुत 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 क्या है? छोटे हैं, एंगल बहुत छोटे हैं। सो क्या है ना, एच डैश इंटू डी आई अपॉन कॉस स्क्वायर आर इंटू एच इंटू डी, डी आर आएगा यहाँ पे, करेक्ट कर लेना बेटा थोड़ा सा, डी आर यहाँ आएगा डी आई अपॉन, इधर आर लिखना पड़ेगा, यहां पर ये अपना जाएगा आई। ठीक, चलिए तो यहां पर कॉस स्क्वायर आई। क्लियर एकदम? चलो तो बेसिक सी चीज है, इतना पता होना चाहिए आपको, कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन। चलिए अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, ध्यान समझना। तो ये जाएगा मेरे पास म्यू कॉस आई डी आई इक्वल टू कॉस आर डी आर। ठीक, अब मैं डी आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? एच डैश बाय कॉस स्क्वायर आई इंटू डी आर। जहां पे डी आर है वहां लिख रहा हूं मैं म्यू कॉस आई डी आई डिवाइडेड बाय कॉस आर एच डी आई बाय कॉस स्क्वायर आई। अब देखो डी आई से डी आई कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। तो एच डैश की वैल्यू आ गई मेरे पास म्यू सॉरी एच इंटू कॉस क्यूब, ये देखो कॉस स्क्वायर और कॉस आर, कॉस क्यूब आर डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब आई, और यहां पे म्यू एज इट इज चल रहा है। ये मेरा रिजल्ट आ गया। लेकिन ध्यान समझो, अगर मैं एक स्पेशल केस की बात करता, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत 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 छोटे मानूं, तो क्या कॉस आई और कॉस आर दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी? तो देखो मेरे पास स्पेशल रिजल्ट आ जाएगा एच डैश इक्वल्स टू एच बाय म्यू, जो कि हमें बहुत अच्छे से याद है ना? चलिए तो अपन यहां पे चलते हैं, क्योंकि ये वाला केस नहीं है, ये स्पेशल केस है, तो मैं स्पेशल केस की बात करता हूं। तो यहाँ पे एच डैश जो आएगा मेरे पास एच कॉस क्यूब आर डिवाइडेड बाय म्यू इंटू डिवाइडेड बाय म्यू इंटू कॉस क्यूब आई। अब सोचो कॉस क्यूब आई मुझे हटाना है, क्यों? क्योंकि आई मैंने माना था आई क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्या करें? ये जो कॉस क्यूब आई है इसको लिखते हैं अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस थीटा, इसका क्यूब कर दो, ये कॉस क्यूब आई लिख दिया मैंने, देखो क्लियर? चलो मैंने क्यों लिखा? क्योंकि स्नेल्स लॉ यूज करूंगा मैं, और इसको आई को हटा दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास एच बाय म्यू कॉस क्यूब आर 1 माइनस, ठीक है, साइन स्क्वायर आई की जगह, साइन आई की जगह मैं पुट कर रहा हूं साइन आर बाय म्यू, साइन आर बाय का होल क्यूब, और अंडर रूट एज इट इज चल रहा है, तो पावर 3/2 लिख देते हैं। ठीक, चलिए ये जगह मेरे पास एच डैश, तो मेरा एच डैश का रिजल्ट आ गया। अब आप चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे करेंगे? एच डैश इक्वल्स टू एच कॉस क्यूब आर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आर टू द पावर 3/2, और ये नीचे वाला ऊपर चले आएगा, 2 पावर कट जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा म्यू टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय म्यू, एक म्यू कट जाएगा। ठीक है, सो आप आंसर को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एक और बढ़िया सवाल। A thin converging lens of focal length f are placed at a distance a negligibly small from each other such that their optical axes coincide. An incident ray parallel to the common optical axis on the first lens at a height d from the optical axis.
फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एज द रे विल ट्रेस ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू द ग्रुप ऑफ लेंसेज। अब देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेंसेज दे रखे हैं, बहुत सारे लेंस है और बहुत थिन है ना, सबकी फोकल लेंथ दे रखी है अपने को f। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है। ये जो बीच की डिस्टेंस है इन दोनों की वो क्या होगी, कुछ a होगी, और थिन लेंस मान के चलना है अपने को, बहुत ज्यादा थिन लेंस, ठीक बात है। अब समझो हमें क्या निकालना है, ट्रैजेक्टरी निकालना है। अब सोचो होता क्या है बेसिकली कि जब भी एक सिंगल लेंस लिया मैंने और रे मान लो यहां से आई, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, इन्फिनिटी से रे आ रही होगी, ये इन्फिनिटी से रे आई, ये कहां बेंड होती है, टुवर्ड्स द स्पेशल पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज फोकस, ठीक बात है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं और ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, करेक्ट। ये डिस्टेंस आपको पता होती है, ये डिस्टेंस कितनी है, फोकल लेंथ के बराबर, और ये क्या है मेरी, ये हाइट d दे रखी है, करेक्ट, ठीक है। अब सोचो, कैन आई राइट दिस tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सोच, ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, h पे और f पे, लेकिन यहां पर f तो फिक्स है। अगर मेरे पास फोकल लेंथ सभी लेंसेज की फिक्स है, इसका मतलब यह हुआ कि जो डेविएशन डिपेंड कर रहा है वो सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है h पे। और मैं मान के चलता हूं कि अगर थीटा छोटा है, थीटा क्या है मेरा, छोटा है, तो कैन आई राइट थीटा इज इक्वल्स टू h बाय f डायरेक्टली, है ना। इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो डेविएशन आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइट के। हाइट लिखो या y लिखो, जो भी डिस्टेंस होगी यहां से, है ना। जनरली अपन इसको h भी लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक ही चीज है बेटा, समझना है इसको। अच्छा, तो थीटा प्रोपोर्शनल टू हाइट हो गया, ठीक बात है भैया, है ना, जो कि मैंने d के बराबर लिखा, सब बराबर है, ओके। अब समझो इसको, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं और डिटेल में। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं ग्रुप ऑफ लेंसेज जो बना रखी मैंने, एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करता हूं। अब एक्चुअली में ये जो छोटा सा एलिमेंट है ये भी मेरे को बड़ा बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो लेंस के बीच की दूरी है नेग्लिजिबली स्मॉल है। मतलब सोचो इस छोटे से dx एलिमेंट में बहुत सारे लेंस आ गए होंगे। मैंने मान लिया कि यहाँ पे कुछ n लेंस आ गए, कितने लेंस आ गए, n लेंस, ठीक बात है, n लेंस आ चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने मान लिया n लेंस आ गए, ठीक बात है। अब समझना, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, मैंने मान लिया कि इंसिडेंट रे इस इंस्टेंट पे आई होगी किसी एंगल थीटा पे, तो ऑब्वियसली बात है वो मुड़ेगी कितना एंगल पे जाएगी, थीटा प्लस डी थीटा पे, यही होगा, क्योंकि बेंड होती जाएगी। फाइनली रे कैसे जाएगी, मैं फिर से दिखाता हूं। ये जो रे है ये ऐसे बेंड बेंड होते 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 ऐसे कुछ चली जाएगी, है ना, वही मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये थीटा एंगल पे मैंने माना है कि इंसिडेंट थीटा एंगल पे हुई होगी उस इंस्टेंट पे, और थीटा प्लस डी थीटा पे निकल गई होगी, करेक्ट। अब ध्यान से सोचो, और ये डिस्टेंस में मान लेता हूं यहां से यहां तक कुछ y होगा उस इंसिडेंट पे, है ना। इनिशियल डिस्टेंस अपने को पता ही है, इनिशियल डिस्टेंस कैपिटल डी थी, स्मॉल डी थी, और यहां पे कुछ y हाइट पे होगी, ठीक। अब ध्यान से अगर अपन सोचें तो ये tan d थीटा क्या बताएगा, अभी अपन ने देखा हाइट डिवाइडेड बाय f, लेकिन यहां पे हाइट कितनी है भाई, और f क्या लेंगे, क्या f इक्विवेलेंट ले लेना पड़ेगा। क्यों f इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो dx लेंथ है इसके अंदर मैंने n लेंस माने हैं, तो n लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लगाना पड़ेगा, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है भैया, ये बात तो हमको 100% क्लियर है। अब एंगल छोटा है तो मैं इसको लिख रहा हूं d थीटा इज इक्वल्स टू y बाय f इक्विवेलेंट, करेक्ट। चलो अब f इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं। हमें एक बेसिक बात पता है कि अगर बहुत सारे लेंस रखे हो पास पास में, बहुत पास में रखे हो, तो 1/f इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। मैंने n लेंस माने हैं, तो क्या हो जाएगी, n/f इक्विवेलेंट हो जाएगा, n/f हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट, करेक्ट। अच्छा, अब ये भी देखो ध्यान से, हर दो लेंस के बीच की दूरी a है, हर दो लेंस के बीच की दूरी a है, तो टोटल डिस्टेंस क्या n इंटू a हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू dx। dx को मैं क्या आना माना है, n इंटू a, करेक्ट। हाँ भैया ये बात तो क्लियर है,
n अगर डिस्टेंस a है और बहुत ज्यादा छोटी है तो n लेंस और उनके बीच की डिस्टेंस a, n इंटू ए टोटल डिस्टेंस dx हो गई। ये बात भी समझ में आ गई हमको, ठीक बात है। अब सोचो, यहां पर n को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, n की जगह मैं लिख रहा हूं dx डिवाइडेड बाय a और f एज इट इज। तो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, dx अपॉन af, dx अपॉन af। मैं 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यहाँ पे, तो y इंटू 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट, 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट कितना है, dx डिवाइडेड बाय af। ये आ गया मेरे पास d थीटा, ठीक, d थीटा आ गया मेरे पास। अब सोचो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इट मींस आई नीड अ रिलेशन बिटवीन y एंड x, ठीक है। पर यहां पे हमारे पास थीटा और x में रिलेशन, y एंड x में तो ही नहीं, मुझे y और x में निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना। अब इनिशियल कंडीशन मैंने क्या मानी कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कि कितना एंगल पे आ रही है, थीटा पे। यहां से थीटा है तो यहां से कितना होगा, 180 माइनस थीटा। मतलब इस लाइन का अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करना चाहूंगा तो सोचो क्या मैं लिख दूं, माइनस टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। हाँ 100% क्लियर है तो। अब थीटा बहुत छोटा है, सो कैन आई राइट माइनस थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, राइट। अब मेरे पास डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू है, क्या है, आप देखो अभी हमने कैलकुलेट किया डी थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन ए एफ इंटू डी एक्स। मैं डी एक्स को यहां लिख लेता हूं, ठीक, ये वैल्यू मेरे को पता है। अब यहां पे क्या है, थीटा है, यहां पे डी थीटा बाई डी एक्स है। एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो माइनस डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, करेक्ट है ना। अब समझना ध्यान से, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास है, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, वाई अपॉन ए एफ इज इक्वल्स टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। क्या ये एक्सप्रेशन कुछ देखा देखा लग रहा है, समझ में आ रहा है क्या चीज है ये भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ये क्या है आप समझो इसको, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन ए एफ इक्वल्स टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, क्लियर। अच्छा अब समझना ध्यान से बिल्कुल, यहां पर अगर मैं इसको कंपेयर करूं एसएचएम की इक्वेशन से, तो देखो एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर करने पे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिखेगा डी टू एक्स बाई डी टी टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। याद है अपने को ये रिजल्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, वेयर दिस फाई नॉट इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज, जो कि अपन बाउंड्री कंडीशन लगा के निकाल सकते हैं, क्लियर एकदम। अच्छा अगर मैं इन दोनों कंपेयर करूं तो यहाँ पे d2y है, यहाँ पे d2x है, यहाँ पे dx2 है, यहाँ पे dt2 है, मतलब इधर y है इधर x है, ठीक है। तो इस वाली एक्सप्रेशन में अपने x की जगह y पुट करना है और t की जगह x पुट करना है, बाकी सब ऐसे चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली ये देखो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या होगा, यहाँ पर 1 अपॉन ए एफ पुट होगा, क्लियर एकदम। चलो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, ओमेगा स्क्वायर की जगह पुट करना है अपने को 1 अपॉन ए एफ, तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट 1 बाय ए एफ, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या निकल के आएगा, यहां पे x था, यहां पे अपने पास y है, तो मेरे पास जो सोल्यूशन निकल के आएगा वो आएगा, ध्यान समझना, y इज इक्वल्स टू, जनरल सोल्यूशन लिखता हूं, a साइन ओमेगा t की जगह x आएगा, ओमेगा x प्लस फाई नॉट, ओमेगा x प्लस फाई नॉट, क्लियर। अब देखो ये अपना रिलेशन आ गया y और x में, ठीक है। एक काम करते हैं, a और फाई नॉट ये अब दो वेरिएबल मेरे पास बचे, ये कैसे निकलेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगा के। काम करो ध्यान समझो इसको, ये अपनी इक्वेशन है, सोचो ध्यान से, अगर मैं रे को ऐसा आता हुआ मानूं, इनिशियली दे रखा है आपने को कितने डिस्टेंस से आ रहा है, ये कुछ d डिस्टेंस से आ रही है ना, और रे ऐसे आ रही है, फिर ये बाद में ऐसे मुड़ जाती है, करेक्ट। तो ध्यान से देखो यहां पर x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू d के बराबर है, ठीक है।
तो एक कंडीशन तो अपन ये लगा लेंगे, एक कंडीशन और चाहिए, क्या चाहिए? ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे इसका स्लोप निकालूंगा तो क्या स्लोप 0 आना चाहिए? ठीक है, दो कंडीशन लगाएंगे, अपन दोनों वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको अगली स्लाइड पे लेके चलते हैं। सो y इक्वल टू a साइन ओमेगा x प्लस फाइ नॉट। सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू डी है। ठीक, तो यहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, तो हो जाएगा d इक्वल टू a साइन फाइ नॉट। ये मेरे पास पहली कंडीशन बन गई। ठीक, अब वी नो दैट जो x इक्वल टू 0 है वहां पे उस लाइन की स्लोप क्या है? स्लोप 0 है। स्लोप 0 क्यों है? पैरेलल टू x एक्सिस आ रहा है ना, दे रखा है आपने को। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा मेरे पास dy बाई डी एक्स, जिसको अपने को क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। a साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ओमेगा x प्लस फाइ नॉट, और यहां पे फिर से मेरे को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल, तो हो जाएगा a ओमेगा। ठीक है, a ओमेगा cos ओमेगा x प्लस फाइ नॉट। अब इसको 0 सब्स्टिट्यूट करना है, x की वैल्यू 0 डालना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास a ओमेगा cos फाइ नॉट इक्वल टू 0। इसको भी इधर ले जाओ तो cos फाइ नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। मतलब फाइ नॉट आ गया मेरे पास पाई बाय 2। फाइ नॉट की वैल्यू आ गई पाई बाय 2। अच्छा, फाइ नॉट की वैल्यू पाई बाय 2 आ गई। इसको यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, जैसे ही फाइ नॉट पाई बाय 2 डालूंगा, साइन 90 कितना हो गया? 1। साइन 91 हो गया, इसका मतलब इसने मुझे दे दिया जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई? a इंटू 1। तो देखो मेरे पास a आ गया। ठीक है, यहाँ पे y बेसिकली d डालेंगे तो ये d हो जाएगा अपना, इसको d लिख देते हैं, y ना लिखते हुए ज्यादा अच्छा रहेगा ये। तो जो d अपना बेसिकली d कितना आ गया? d आ चुका है मेरे पास a के बराबर। ठीक, तो d आ गया मेरे पास a के बराबर। ठीक बात है। अब जो जनरल एक्सप्रेशन था, उस जनरल एक्सप्रेशन को जो भी नहीं पता थी अपने क्वांटिटीज, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो a पता पड़ गया, a कितना हो गया मेरे पास? d के बराबर। ये हो जाएगा d साइन ओमेगा, अपन को हो गया ओमेगा की वैल्यू भी पता है क्या? 1/√AF इंटू एक्स प्लस पाई बाय 2। तो ये अपना y और x में एक सीधा सीधा रिलेशन आ चुका है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया हो। चलिए अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे। अपर्चर डायमीटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 12 सेंटीमीटर एंड थिकनेस ऑफ लेंस इज 4 सेंटीमीटर एंड म्यू इज 3/2। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कंसीडरिंग थिन लेंस कंडीशंस। बहुत ही शानदार सवाल, ज्योमेट्री बेस्ड है, लेकिन बड़ा मजा आएगा सॉल्व करने में। क्या दे रखा है? देखो कॉन्वेक्स लेंस है, जब कुछ नहीं दे रखा होता है तो इक्वी कॉन्वेक्स मानना पड़ता है। तो मैंने दो ही तरफ से क्या मान लिया? ये कॉन्वेक्स लेंस मान लिया, इक्वी कॉन्वेक्स है। ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू दे रखी है अपने को 3/2। म्यू की वैल्यू 3/2 है, ये डिस्टेंस r, ये सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों का r मान लिया। क्या क्या दे रखा है? अपर्चर डायमीटर जो है वो कितना है? 12। मतलब जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? 6। और जो थिकनेस ऑफ द लेंस है वो कितनी है? 4। इसका मतलब आधी जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2। क्या बात क्लियर है ना? अब थोड़ी सी बुद्धि लगाते हैं। सबसे पहले अपन फोकल लेंथ कितना दे रखा है अपने को? अपन को फोकल लेंथ दे रखा है, निकालना है फोकल लेंथ, राइट? म्यू दे रखा है। अपन एक काम करते हैं, फोकल लेंथ और रेडियस में रिलेशन निकालते हैं। ठीक, फोकल लेंथ और रिलेशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 1/f इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1/r1। ऑब्जेक्ट को इधर कंसिडर कर लो तो ये अपना r1 पॉजिटिव हो जाएगा, r2 नेगेटिव हो जाएगा। 1/r1 माइनस 1/r2। तो जो f की वैल्यू निकल के आई है वही है r/2 म्यू माइनस 1। म्यू की वैल्यू कितनी है? 3/2। सो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r/2 इंटू 3/2 माइनस 1/2 हो गया, ये सब कट जाएगा। तो जो f इक्वल टू r आ गया है। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस आ रही है वही मेरी क्या है? फोकल लेंथ के बराबर है। ठीक, अब समझो, यहां से f इक्वल टू r आ गया है। अब
क्या करेंगे, इसको मैं फिर से एक बार रीड्रॉ करता हूं, ध्यान समझना, ये मैं रीड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। एक पार्ट कंसिडर किया हमने, एक हाफ ऐसे। अगर मैं यहां पे एक टेंजेंट डालता छोटी सी और यहां पे एक नॉर्मल बनाऊं ऐसा, तो ये नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा, ये बात हमको पता है। ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये अपने को ऑलरेडी पता है? ठीक। अच्छा, क्या क्या गिवन है, ये कुछ एंगल होगा, ये डिस्टेंस आर होती है, ठीक बात समझना। ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ये कितनी है, ये डिस्टेंस 6 दे रखी है और ये डिस्टेंस 2 दे रखी है, ये अपना 2 और ये डिस्टेंस 6, करेक्ट। अब सोचो, अगर ये डिस्टेंस r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है, तो क्या ये वाली डिस्टेंस r माइनस 2 होगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस r है, ये 2 है, तो ये r माइनस 2, क्लियर। चलो अब देखो ध्यान से, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, सो आई कैन राइट r स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस r माइनस 2 होल स्क्वायर। So here I am solving this, r square equal to 36 plus r square plus 4 minus 4r, r square से r square कैंसिल हो गया, ये हो गया 36 plus 4 40, 40 equal to 4r, तो r की वैल्यू आ गई 10, तो जो फोकल लेंथ आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर होगा, आई थिंक यूनिट देख लेते हैं, सब सेंटीमीटर में है तो मेरा आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा, क्लियर। आई होप यहां तक आपको कोई भी कष्ट, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। A uniform horizontal beam of light is incident upon a quarter cylinder of radius 5 cm and have refractive index 2 by root 3. How much area should be blackened so that no part of the table on the right side of point P is illuminated? बहुत ही शानदार और फ्रेश सवाल आपके लिए, ऑल्दो हो सकता है कि आपने इस तरह का सवाल देखा हो पर यह नहीं देखा होगा। क्या पूछा है, ध्यान समझना। ये क्वार्टर सिलेंडर हमारे पास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2 बाय रूट 3, है ना। अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि यहां से इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे, कितना पार्ट ब्लैक कर दें, उसका एरिया पूछा है, सच दैट कि इस साइड, इस पी के राइट साइड में कोई लाइट रे नहीं आए। ठीक, समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले मैं सरफेस बना लेता हूं, जो हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और ये नीचे टेबल रखी हुई है ऐसे। अब सोचो, जो रे बिल्कुल पास में आएगी ऐसे, यहां तो नॉर्मल इंसिडेंस होना है तो कुछ होना ही नहीं है, निकल जाएगी सीधे। यहां पे आप देखो, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस इंसिडेंट पे बहुत बहुत कम होगा, तो जो भी रे होगी वो ऐसे पास हो जाएगी, वो पास हो जाएगी। अच्छा, ये रे हो सकता है कि यहां से पास हो जाए। अब जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहा है, ध्यान समझना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अपना सेंटर है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, और सोचो जब भी कोई डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में कोई रे जाती है तो टीआईआर की संभावना हो जाती है वहां पे, करेक्ट। और अगर एक बार टीआईआर हो गया तो फिर उस मीडियम में रे नहीं जाएगी, वो सेम मीडियम में लौट के आ जाएगी। मतलब ये टीआईआर का क्वेश्चन है, शानदार वाला, क्लियर एक बात। चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं इसका, कि ऐसा कहां हो रहा होगा। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, 1/μ, म्यू की वैल्यू दे रखी है √3/2, उसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा √3/2 √3/2, 2/√3 दे रखा है तो 2/√3 ऊपर आएगा, ठीक है। 2/√3 दे रखा है, उसको उल्टा कर देंगे, √3/2 हो जाएगा, सही लिखा है, क्लियर एकदम। चलो अब ध्यान समझो, इसका मतलब एंगल कितना आ गया, एंगल आ गया मेरे पास यहां पर, जो क्रिटिकल एंगल आया है वो 60 डिग्री आया है। क्रिटिकल एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक बात है, क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान समझना। मैं इसको रीड्रॉ करता हूं यहां पर, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक। अब क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री का मतलब कि जो रे आ रही होगी ऐसे, ये मैंने इंसिडेंट रे बनाई ये वाली, और ये नॉर्मल बना रहा हूं मैं, ये नॉर्मल बनाया मैंने, ये 60 डिग्री है।
सोचो अगर एंगल 60 से जरा सा बड़ा हो गया, 60.00001 हो गया है ना, अप्रोक्सीमेटली 60 मान रहा हूं उसको, तो रे क्या करेगी, अब रिफ्रैक्ट करने के बजाय रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। इसका मतलब रे इस मीडियम में निकलेगी। कहां निकलेगी ये मेरे को नहीं पता, ये अपन कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी ज्योमेट्री सिमेट्री यूज करते हैं, कॉमन सेंस यूज करते हैं। समझो यहां से यहां तक की दूरी रेडियस के बराबर है, यहां से यहां तक की दूरी रेडियस के बराबर है, यहां से यहां तक की दूरी रेडियस के बराबर, सब आर 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 है। ठीक, अगर ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस आर है, तो आपको पता होगा कि ऑपोजिट साइड्स के जो सामने एंगल बनते हैं वो भी क्या बनते हैं, लेंथ क्या होती है इनकी, बराबर बराबर होती है ना। ये बात तो हमको क्लियर पता है। क्या बोल रहा हूं मैं कि यहां पर अगर साइड्स इक्वल है तो इनके सामने बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, ये हमको पता है। ठीक है, एक चीज और पता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 ही होगा, ये भी 60 होगा। करेक्ट। अच्छा, ये 60, अब देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, मतलब ये क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये भी क्लियर है, ये 60। अब सोचो इसका मतलब ये हुआ कि कोई रे यहां से निकल के आएगी, ये एंगल 60, ये एंगल 60, जो तीसरा एंगल बनना है उसको 60 डिग्री होना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल को क्या होता है भैया, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये रे हो ना हो यहीं से पास करना चाहिए। क्यों पास करना चाहिए, क्योंकि एंगल 60 60, जो तीसरा एंगल वो भी 60 होना चाहिए, और ये डिस्टेंस आ रहे, ये डिस्टेंस आ रहे, तो इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो यहां पर ये अपना 60 डिग्री हो गया। ठीक, इसलिए मैंने यहां बताया था आपको। आया बात समझ में? ठीक बात। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके ऊपर जो रे आएगी वो तो गारंटीड है कि उसको अंदर से ही पास करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात यह है कि इसके नीचे वाला जितना एरिया है वहां से रे आगे जाने की संभावना रख रही है। करेक्ट। चलिए, तो मैं काम करता हूं, ये आर, ये अपना थीटा, तो ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर कॉस थीटा, ये मुझे काम ही नहीं है, मुझे काम है इससे आर साइन थीटा से। ये डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा। ठीक, चलो तो मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूं। आर कितना है, आर हमें दे रखा है 5 साइन 60, साइन 60 इज √3/2, मेरा आंसर आ गया 5 × √3/2 डिस्टेंस। लेकिन पूछा क्या है, पूछा हमसे एरिया है कि कितना एरिया ब्लैकन कर दें ताकि कोई भी लाइट बाहर ना निकले। देखो ये क्वार्टर सिलेंडर है ना, क्वार्टर सिलेंडर मतलब ये वाली जो सरफेस है ये कैसी, ऐसे फ्लैट होगी, ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस और आगे से ऐसा घुमा हुआ है। तो अपन यहां पे क्या कर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं इसको। अब देखो इतना पार्ट मुझे ब्लैक करना है, अगर इतना पार्ट मुझे ब्लैक करना है तो ये हाइट तो मुझे पता है, अगर मुझे लेंथ पता पड़ गई तो कहां हो जाएगा, लेंथ गिवन है 2 मीटर। तो आप देखो जो एरिया रिक्वायर्ड है वो हो जाएगा मेरे पास 5√3/2 × 2, मेरा आंसर आ गया 5√3। सब सेंटीमीटर में है मेरे हिसाब से, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, सबको सेंटीमीटर में है। ठीक, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5√3। क्लियर एकदम। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। A ball is dropped vertically over a tank filled with water, mu = 4/3 from a height. Base of the tank is silvered. A fish in the tank is rising upwards along the same line with speed 7 meter per second. Water level is falling at a rate of 1 meter per second after 1 second. देखो क्या दे रखा है, एक बॉल है जिसको अपन ने ड्रॉप किया है, फिश है जो कि मूव कर रही है ऊपर 7 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो वाटर लेवल है ये भी नीचे जा रहा है, कितने से, 1 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, चलिए क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बॉल, स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द फिश फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर विद रिस्पेक्ट टू बॉल, है ना, स्पीड ऑफ इमेज ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू फिश लुकिंग अपवर्ड्स, एंड स्पीड ऑफ इमेज ऑफ बॉल फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर विद रिस्पेक्ट टू फिश। इसका मतलब ना सब केस पूछ लिए, क्या क्या, ध्यान समझो। पहली बात तो ये कि एक बार बॉल एक जगह है, फिश, एक बार अपन बॉल को ऑब्जर्वर बनाएंगे, एक बार फिश को ऑब्जर्वर बनाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है अगर इसको ऑब्जर्वर बना दिया तो इसकी जो एक्चुअल डेप्थ है, एपेरेंट डेप्थ है, दोनों अलग अलग आएगी। तो जो एपेरेंट डेप्थ आएगी बेसिकली वहां पे हमको दिखेगा या बॉल को दिखेगा, तो मैं बोल दूंगा कि वो इमेज ऑफ द फिश बनी है। ठीक, लेकिन एक इमेज और बनेगी, कैसे, यहां पे एक मिरर रखा हुआ है, तो मिरर के कारण इस फिश की इमेज बनेगी और वो भी हमको दिखेगी या बॉल को दिखेगी। ठीक बात है। चलिए
तो अपने को दोनों केस कंसिडर करना है, एक बार अपन इसको कंसिडर करेंगे ऑब्जर्वर, एक बार इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन यहां पे यूज होगा एक बेसिक फॉर्मूला जो एक ब्रह्मास्त्र है, सब जगह चलता है बेटा। कौन सा फॉर्मूला है ये चीज ध्यान समझो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एपेरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ, ये होता है म्यू ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय म्यू ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो भैया किसी भी तरह का प्रश्न आप कर सकते हो। कभी आप रिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आया, एपेरेंट हाइट रियल हाइट वाले क्वेश्चन आए, ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है। चाहे डेंसर से रेयरर रेज जा रही हो या रेयरर से डेंसर जा रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। ठीक, चलिए, लेकिन क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है। ये जो एपेरेंट डेप्थ होती है और रियल डेप्थ होती है, ये सरफेस से दी जाती है, ये आपको याद रखना है। इट इज ऑलवेज गिवन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए कि ये बॉल है। अब बॉल को अपन ने ड्रॉप किया। जब मैं बॉल को ड्रॉप करूंगा तो 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी आपको निकालना आना चाहिए। v इक्वल्स टू यू प्लस 80 निकाल लो, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मैं मान लेता हूं एक्सेलरेशन -10 होगा, सो वी कैन राइट v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, एक्सेलरेशन -10 है, टाइम 1 सेकेंड है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई -10। ठीक है, स्पीड कोई पूछेगा तो मैं स्पीड बोल दूंगा ये कितनी है +10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हमेशा याद रखना, क्योंकि इस पूरी प्रॉब्लम में हम सिर्फ y एक्सिस का यूज करेंगे। ठीक है, तो जो भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी उसको अपन पॉजिटिव ले लेंगे और नीचे जा रहा होगा उसको नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस अपन समझ जाएंगे। ठीक है, अब समझो, यहां पे एक बॉल है जिसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, डाउनवर्ड डायरेक्शन बता ही दिया है मैंने, है ना। और क्या दे रखा है अपने को, यहाँ पे फिश है, ये फिश बनाई मैंने, इसकी स्पीड कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड, और ये जो लेवल है ये जा रहा है नीचे 1 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं ऑब्जर्वर बना लेता हूं बॉल को। ऑब्जर्वर किसको कंसीडर किया मैंने, बॉल को। बॉल ऑब्जर्वर है। अगर बॉल ऑब्जर्वर है तो एपेरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ म्यू ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय म्यू, इसका म्यू दे रखा है 4/3, क्वेश्चन में गिवन है 4/3। ठीक, अब सोचो हमें डेप्थ वगैरह नहीं दी है, हमें तो वेलोसिटी दी है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये क्या है बेसिकली, ये फिश की डेप्थ है, एपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ। ठीक है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू लेवल और सरफेस इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी अपन, कि ये जो फॉर्मूला लगता है ये विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस लगाया जाता है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमको याद रखना है। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी ऑफ फिश कितनी है +7, वेलोसिटी ऑफ सरफेस कितनी है -1, सो आई कैन राइट 3/4 7 -1। वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश, तो VIF लिख रहा हूं उसको, -1। क्लियर, तो ये कितना हो गया 3/4 इंटू 8, ये आ गया मेरे पास 6, और यहां +1 आ जाएगा, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश कितनी आ गई, ये आ गई मेरे पास 5, 6 - 1 5। क्लियर, सो हियर आई कैन राइट वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश 5 मीटर पर सेकेंड। 5 आई मतलब ऊपर जाती हुई दिख रही होगी, किसको, बॉल को, या मैं बोलूं एयर में से अपन इसकी स्पीड इतनी देख सकते हैं। बट पूछा क्या है, हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश जो कि रिफ्रैक्शन के कारण बन रही है विथ रिस्पेक्ट टू बॉल। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉल, इसको लिख देते हैं अपन, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश कितनी है 5, वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी है -10, मेरा आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब ऑप्शन मैच कर सकता है। ठीक है, मैच द कॉलम है, आप मैच कर लेना अच्छे से। अब समझना, यहां पर एक केस और लेना है अपने को, क्या, ये बॉल, ये फिश 7 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसकी जो इमेज है बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश ले रहा हूं ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश 5 मीटर पर सेकेंड आ रही वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश, लेकिन हमको
ये एक मिरर है। अब सोचो मिरर क्या करता है, मिरर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देता है। कैसे? अगर मान लो ये मिरर है, ऑब्जेक्ट मेरा इधर आ रहा है मिरर की तरफ, तो इसकी जो इमेज आएगी वो भी मिरर की तरफ ही आएगी। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज, बट ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर होता है। यहां पे मिरर रेस्ट में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब सोचो इसका मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ये जो फिश है, फिश की इमेज कैसी बनेगी? नीचे की तरफ। ठीक बात है। चलिए, सो इफ आई एम आस्किंग यू velocity of image of fish after reflection from mirror, after reflection from mirror, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास -5। ये कितना हो जाएगा? -5। लेकिन हमको रिलेटिव टर्म्स में पूछा है, तो अगर कोई पूछ ले velocity of image of fish after reflection from mirror with respect to ball, with respect to ball, तो ये कितना हो जाएगा? -5 माइनस बॉल की स्पीड कितनी है? 10 है, वेलोसिटी नीचे की तरफ, तो रिलेटिव वेलोसिटी ले लेंगे इसका, है ना। फिर अपन कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा माइनस और +10, हो जाएगा मेरे पास +5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद फिश जो है वो ऐसी जाती हुई दिखेगी, मतलब बेसिकली मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फिश ऐसी जाती हुई दिखेगी, और विद रिस्पेक्ट टू बॉल निकालूंगा तो मेरा आंसर आएगा +5। मतलब इफेक्टिवली +5, मतलब ये अपने को रिलेटिव जो विद रिस्पेक्ट टू बॉल रहेंगे, रिलेटिव देखें विद रिस्पेक्ट टू बॉल, तो ये दिख रहा है +5। ठीक, चलो, बॉल को ऐसा लगेगा कि ऊपर की तरफ आ रही है। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, हम किसको ऑब्जर्वर बनाएंगे? नेक्स्ट केस में हम ऑब्जर्वर बनाएंगे फिश को। अब हमारी ऑब्जर्वर बनेगी मछली। ठीक, चलिए आइए, स्पीड कितनी है? 7, म्यू कितना है? 4/3, इसकी स्पीड कितनी है? 10। सो यू नो दैट h dash apparent depth by real depth equals to mu observer divided by mu object, राइट? अब देखो, अब मैं निकालता हूं वेलोसिटी, ध्यान समझना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे वापस से। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बॉल with respect to surface is equals to, इस बार देखो ध्यान से, ऑब्जर्वर कौन है? फिश, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू 4/3 इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। अब देखिए ध्यान से, 4/3, वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी है? वेलोसिटी ऑफ बॉल -10, सरफेस की कितनी है? -1। यहां पे वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, करेक्ट? चलिए, तो कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बॉल +1 इक्वल टू 4/3 इंटू -9, दैट विल गिव मी -12। ये उधर चले आएगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बॉल कितनी आ गई? -13 मीटर पर सेकेंड। बट इस बार हमको विद रिस्पेक्ट टू फिश निकालना है, वो भी कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू फिश कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बॉल कितनी निकल गई? -13 माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश, वेलोसिटी ऑफ फिश कितनी है? +7, तो मेरा आंसर आ गया -20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर एकदम? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हमें लास्ट केस कंसीडर करना है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर भी लेना है। आप सोचो, अगर मैं यहां पर वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बॉल निकालता तो वो कितनी आ रही थी? वो आ रही है मेरे पास -13, -13 है ना। इसका मतलब जो इमेज बनेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, उसकी स्पीड कितनी होने वाली है? उसकी स्पीड होने वाली है +13। मिरर का तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए, सो आई कैन राइट वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बॉल formed
after reflection from mirror is equals to plus 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? लेकिन अगर वो पूछते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फिश बता दो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बॉल formed after reflection from mirror with respect to fish is equals to velocity of this minus velocity of fish, कितनी है जो कि +7, राइट? सो मेरा आंसर आ गया 13 minus 7 6, करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर विल बी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो आई होप आपको ये चारों वैरायटी क्लियर हो गई होगी, समझ में भी आ गया होगा कि कैसे निकालेंगे, है ना? जब पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ तो हमने बोल दिया कि इसकी इमेज की वेलोसिटी है, जब दूसरी बार रिफ्लेक्शन हुआ मिरर से, उसकी इमेज बनी, तो हमने सेकंड टाइम में एक और केस ले लिया आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, और उसको विद रिस्पेक्ट टू बॉल और विद रिस्पेक्ट टू फिश निकाल के आपको दिखा दिया। क्लियर एकदम? बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं सीधे अगले सवाल पर। यहां पर दे रखा है हमको अ स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर is placed on a circular plane mirror such that its bottommost point is touching center of the mirror. Find the minimum radius of the mirror so that image of point P shown in figure be visible in the mirror. बहुत बढ़िया सवाल, कंसेप्चुअल एकदम। क्या दे रखा है? एक प्लेन मिरर है जो कि सर्कुलर शेप का है, उस प्लेन मिरर के सेंटर पे एक बॉल रखी हुई है। ठीक है, अब बॉल के ऊपर एक पॉइंट P है, ये क्वेश्चन में गिवन अपने को, ये वाला पॉइंट P है, ये विजिबल होना चाहिए मिरर में। ठीक है, अब देखो यार कोई पॉइंट विजिबल कैसे होता है या कब होता है, ये समझना ध्यान से। यहां से हर दिशा में ऐसे रे निकल के जाएगी, जो रे मिरर पे टकराएगी उससे इमेज बन जाएगी, करेक्ट? चलो, तो जो ऊपर रेज जा रही है उनसे तुमको कोई लेना देना ही नहीं है। लेना देना किससे? जो यहां से निकल के जाएगी ऐसे। लेकिन ध्यान समझो, कुछ रे ये बॉल ब्लॉक कर रही है। आप सोचो ना, ये वाली रे थोड़ी जा पाएगी मिरर के पास, कौन सी जाएगी? वो वाली रे जाएगी जो थोड़ी सी बाहर निकल के जाएगी ऐसे। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए मिनिमम रेडियस। मतलब आप सोचो, ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकल के जा रही है और मिरर पे टकराएगी, वो हमारा काम करेगी, करेक्ट? उससे हमको इमेज बनेगी। तो मैं एक काम करता हूं, इसको डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करता हूं 2D में, ताकि आपको और थोड़ा सा फील आए। मैंने इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया ऐसे, और यहां पे अब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, ठीक? अगर ये रे यहां पहुंच गई तो बेसिकली ये जो रेडियस है यहां से यहां तक की, ये मेरे मिनिमम रेडियस हो जाएगी, ये मेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर अब फिजिक्स हो गई खत्म, अब चालू हो जाएगी प्योर गणित। ठीक है, चलिए कैसे करना है ध्यान समझना। ये एंगल 37, ये एंगल 37 है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 37, करेक्ट? बिल्कुल सही। अब सोचो, ये डिस्टेंस अपने को पता है, ये रेडियस के बराबर है r, ठीक? अगर ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस r cos थीटा। सो ये वाली जो डिस्टेंस है ये बेसिकली r sin थीटा, करेक्ट है ना? r cos थीटा, r sin थीटा। अब ध्यान समझना, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे 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 परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, करेक्ट? यहां से आप सोचो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान समझना, ये जो डिस्टेंस है बेसिकली यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। क्लियर? अच्छा, आप सोचो ये डिस्टेंस अपने को पता है r sin थीटा, ये डिस्टेंस अपने को पता है, मतलब एक्चुअली में ये डिस्टेंस अपने को पता है, ये डिस्टेंस अपने को नोन है, ठीक बात, ये अपने को पता है। और सोचो ध्यान से, ये डिस्टेंस को मैं निकालना है ना? चलिए मैं काम करता हूं, इसको बोल देता हूं कुछ x, करेक्ट? इसको मैंने x मान लिया। ध्यान से अगर अपन देखें तो ये वाली जो डिस्टेंस है, क्या रिक्वायर्ड रेडियस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, ये क्या स्मॉल r माइनस x हो जाएगी, करेक्ट? अब देखो ध्यान से, ये एंगल 37, ये एंगल अगर 37 है
तो ये जो रे बन रही है, ध्यान समझना, ये हॉरिजॉन्टल दिशा, ये ऐसी रे बना रखी है मैंने, इसका मतलब ये एंगल निकल जाएगा मेरा। ये एंगल कितना होगा? 53। अगर ये एंगल 53 है तो ये एंगल भी निकल जाएगा 53, तो ये एंगल आ गया मेरे पास 53 डिग्री। करेक्ट? ओके, नाउ वी नो दैट 1053 कितना होगा? 1053 होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना मान लिया मैंने? परपेंडिकुलर, दैट इज r प्लस r sin 37 डिवाइडेड बाय x। ठीक बात है ना? यहां तक तो क्लियर है अपने को। 1053 की वैल्यू पता है, r की वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है, sin 37 पता है, यहां से x निकल जाएगा। ठीक, यहां से x निकल जाएगा। और सोचो ये डिस्टेंस अपने को ऑलरेडी पता है यार, ये क्या है? ये r cos 37 है ना? तो सबसे पहले काम करते हैं, x निकालते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास x इक्वल टू r1 प्लस साइन 37 डिवाइडेड बाय 1053। रेडियस दे रखा है, हाँ रेडियस है 20 सेंटीमीटर। 21 प्लस साइन 37 3/5 डिवाइडेड बाय 1053। 1053 मतलब 4/3। ठीक है, 1037 3/4 होता है, तो ये हो जाएगा 4/3। x की वैल्यू आ गई। देखो कैसे निकाला, ये हो जाएगा मेरे पास 20 इंटू 8/5 इंटू 4/3, ये कट गया 2 4 24। x की वैल्यू कितनी आ गई? 24। ठीक, बट मुझे x नहीं निकालना है, मुझे x प्लस r cos 30 चाहिए। तो r cos 37 की वैल्यू निकाल लेते हैं, r cos 37 राइट 4/5, ये कितना हो गया मेरे पास? 5 4 16। ठीक, 16 प्लस 24, मेरा आंसर जो रिक्वायर्ड रेडियस है, रिक्वायर्ड रेडियस आ गई है मेरे पास 40। सब कुछ सेंटीमीटर में ही है, तो मेरा आंसर भी क्या आएगा? सेंटीमीटर में। सो मैंने आंसर निकाल लिया, ये कितना हुआ? 40 सेंटीमीटर। आप देखो सब कुछ सेंटीमीटर में है, सो करेक्ट आंसर विल बी 40 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए देखते हैं एक और शानदार सवाल। A light ray moving parallel to the x-axis gets reflected from a parabolic mirror whose equation is y square equals to 4x. After reflection, the ray deviates by an angle 120 degree. Find the coordinates where the incident ray strikes the mirror. ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल। क्या दे रखा है समझो, एक पैराबोलिक मिरर है जिसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसका मतलब राइट वर्ड पैराबोला दे रखा है अपने को, ऐसा कुछ, और ओरिजिन पासिंग भी है। क्यों? x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, तो ओरिजिन पासिंग है ना? मैंने इसको ऐसा मिरर मान लिया। अब समझना ध्यान से, एक रे आई, इंसिडेंट रे, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इस पॉइंट पे टकराई, पी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने x, y। अब यहां से ये डेविएट हो गई। कितना डेविएट हुई? ये दे रखा है 120 डिग्री डेविएट हो गई। अगर ये 120 डिग्री डेविएट हुई मतलब यहां चली गई, राइट? अगर ये 120 डिग्री है, इसका मतलब ये जो बचा हुआ एंगल है क्या है? 60 डिग्री है। ठीक, ये बचा हुआ एंगल 60 डिग्री। अब सोचो, इंसिडेंट रे हमें पता है, रिफ्लेक्टेड रे हमें पता है। अगर मैंने इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्या वो नॉर्मल होगी? क्या वो इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल होगी? जी हाँ, बिल्कुल। और देखो, अगर ये एंगल 30 डिग्री हुआ तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। करेक्ट? जी भैया, बिल्कुल। पर हमें क्या करना? हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स। मैं काम करता हूं, ध्यान समझना। इस पॉइंट पे एक टेंजेंट डाल देता हूं। क्या डाल रहा हूं मैं? टेंजेंट डाल रहा हूं। तो ध्यान से देखो, मैंने एक टेंजेंट डाला, ये मैंने डाला टेंजेंट ऐसे, है ना? थोड़ा सा आप ड्राइंग कंसिडर करना। ऐसे टेंजेंट डालेगा, एक ही पॉइंट पे टच करेगा वो। ये मैंने टेंजेंट डाला। जब मैंने टेंजेंट डाला तो सोचो, टेंजेंट और ये डैश लाइन जो नॉर्मल है, ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री। ओके, अब हमें क्या क्या गिवन है? ये एंगल 60 है टोटल, है ना? तो बीच वाला एंगल, यहां से यहां तक का एंगल कितना हो गया? 30। ये 30 डिग्री हमें पता है। ये 30 डिग्री है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना होगा? 60।
ये 60 है, तो सोचो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा 30। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट डाली थी उसका स्लोप निकाला है। देखो स्लोप क्या होगा इसका, tan 30। स्लोप कितना होगा, एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो ध्यान से देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे जो स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, क्या वो tan 30 डिग्री हो जाएगा। tan 30 का मतलब क्या, 1/√3। स्लोप निकाल लिया अपन ने क्या किया, स्लोप निकाल लिया। अब ध्यान समझो, इक्वेशन दे रखी है, क्या इक्वेशन दे रखी हो तो स्लोप निकालना आसान होता है क्या, हाँ, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको उठा के डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट से कर रहा हूं मैं। ठीक बात है। अब देखिए जो dy बाई डी एक्स है बेसिकली यहां से सीधे y की वैल्यू निकल जाएगी, इसको काट देते हैं, y इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स कितना है 1/√3, तो इसको रख देते हैं अपन 2√3। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 2√3। ध्यान से देखो ऑप्शन में दिख रही है 2√3 कहीं पे, बिल्कुल ये दिख गया 2√3। ठीक है, y कोऑर्डिनेट 2√3। एक काम करते हैं, x कोऑर्डिनेट भी निकाल ही लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y कोऑर्डिनेट कितना है 2√3, तो ये जाएगा 4 इंटू 3 इक्वल टू 4x। देखो x की वैल्यू आ गई 3। सो आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको मजा आया होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा, और कुछ नई चीज आपने जरूर सीखी होगी। हमेशा याद रखना, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। नन्हे नन्हे कदम मंजिल की तरफ बढ़ाते जाओ, और आप कब मंजिल पे पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।